सभी को नमस्कार। कालिदास साहित्य के सारे पाठक, कालिदास साहित्यानुरागी इस बात से अवगत हैं कि कालिदास ने 3 नाट्य रचनाओं का प्रणयन किया। 3 नाटक या 3 रूपक उन्होंने लिखे। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें मालविकाग्निमित्रम उनकी पहली नाट्य रचना मानी जाती है। इसी क्रम से नाम उनके नाटकों के या रूपकों के लिए जाते हैं, परिगणन किया जाता है। सबसे पहले मालविकाग्निमित्रम को गिना जाता है, फिर विक्रमोर्वशीयम को, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम को। और यह माना जाता है कि यह पहली उनकी नाट्य रचना है। यह उन्होंने युवावस्था में लिखी थी, इसलिए यह कुछ अपरिपक्व होगी, ऐसा सोच लिया जाता है। बिना सोचे विचारे ऐसा मान लिया जाता है और बिना पढ़े भी मान लिया जाता है। मालविकाग्निमित्रम की कुछ उपेक्षा हो जाती है, जबकि ये किसी भी तरह से उपेक्षणीय कृति नहीं है। कालिदास के पाठक यह मान लेते हैं कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का सर्वस्व तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, या अभिज्ञान शकुंतलम भी नाम उसका मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया कालिदास का, फिर काहे को ऋतु संहार पढ़ें, काहे को मालविकाग्निमित्रम पढ़ें। पर यह तो एक महती प्रतिभा के साथ अन्याय है। उसकी कोई भी रचना उपेक्षणीय नहीं है, न कोई रचना कालिदास की अपरिपक्व है, क्योंकि पहली ही रचना में मालविकाग्निमित्रम में वे सारा परिदृश्य साहित्य का उलट पुलट कर देते हैं, बदल देते हैं। मालविकाग्निमित्रम एक ट्रेंड सेटर बन जाता है, प्रवर्तक कृति बन जाती है। यह तो तथ्य है। मालविकाग्निमित्रम के आधार पर पूरे संस्कृत नाट्य साहित्य की परंपरा में नाटिका की परंपरा चल पड़ी, और 1,500-2,000 वर्षों तक संस्कृत में जो नाटिकाएं लिखी जाती रहीं, उन सारी नाटिकाओं का मूल तो कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है। आप कहानी मिला लीजिए, वही की वही कहानी दोहराई जा रही है। पात्रों के नाम बदल जाते हैं, कुछ घटनाएं बदल जाती हैं, पर आरंभ मध्य अंत वही है। हर नाटिका में यही है कि ज्येष्ठा नायिका को भूल करके कनिष्ठा सुंदरी नायिका की ओर आकर्षित होता है। उसमें ज्येष्ठा नायिका बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तनाव और संघर्ष होता है, लेकिन अंत में ज्येष्ठा नायिका मान जाती है, कनिष्ठा से मिलन करा देती है, या मिलन दोनों का हो जाता है। नृत्य संगीत की प्रधानता रहती है। ये सारी बातें मालविकाग्निमित्रम ने, कालिदास ने करके दिखाई। उससे पूरी एक परंपरा नाटिकाओं की चल पड़ी। अंतर सिर्फ इतना है कि मालविकाग्निमित्रम किसी भी नाटिका से बहुत ज्यादा बड़ी कृति है। सिर्फ नाटिका नहीं है मालविकाग्निमित्रम, क्योंकि नाटिका में 4 अंक होते हैं, मालविकाग्निमित्रम में तो 5 अंक हैं। तो संपूर्ण जीवन दिखा दिया कालिदास ने। जो नाटिका में थोड़ा सा एक अधूरा चित्र रहता है, खंडित चित्र रहता है, और उसके साथ पूरा का पूरा युग, पूरा इतिहास, पूरा परिवेश खड़ा कर दिया, जो नाटिकाकार नहीं कर पाए। इसलिए एक टुकड़ा मालविकाग्निमित्रम का नाटिका बन जाता है। 5वां अंक निकाल के उसको फिर से लिख दें, पुनर्लेखन कर दें, 5 अंकों की कहानी को 4 अंक में समेट दें, तो मालविकाग्निमित्रम भी नाटिका हो जाएगा। मालविका नाटिका हो जाएगी, जैसे रत्नावली नाटिका है, जैसे कुवलयावली नाटिका है। सबने यही किया कि 5 अंकों की जो मालविकाग्निमित्रम की कहानी है, उसको 4 अंक में कंप्रेस कर दो। इतिहास, तनाव, युग, व्यापक फलक उसका निकाल दो। छोटी सी प्रेम कहानी कंप्रेस करके दे दो, आनंद आ जाएगा। नाच गाना उसमें जोड़ दो। कालिदास से लेकर के उन्होंने यह सब किया। बाद के जितने भी कम से कम 250 नाटिकाएं तो संस्कृत में होंगी। बड़े बड़े कवियों ने नाटिकाओं पर हाथ आजमाया, प्रसिद्ध हुई वो नाटिकाएं। श्रीहर्ष की रत्नावली का कहना ही क्या है। वृषभानुजा नाटिका लिख दी किसी ने, तो लोकप्रिय बहुत विधा हो गई, लेकिन कालिदास के कारण यह सब हुआ। लंबी परंपरा चली, एक पॉपुलर जॉनर बन गया। उसके निर्माता तो कालिदास हैं। मालविकाग्निमित्रम के कारण यह सब हुआ। तो पहली रचना उनकी उपेक्षणीय तो नहीं है, लेकिन नाटिका केवल वह नहीं है। नाटिका से तो बहुत बड़ी रचना वह है।
क्यों बड़ी है? क्योंकि कालिदास उसका आरंभ पूरी परंपरा के नकार से करते हैं, नकार देते हैं, अस्वीकार करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आरंभ के ही संवाद आप हम पढ़ जाएं यदि मालिकाग्निमित्रम के, तो नकार से या रिजेक्शन से आरंभ होता है मालिकाग्निमित्रम का। बौद्ध दर्शन में एक अपोह बताया गया, कोग्निशन की या किस ज्ञान की प्रक्रिया में अपोह के द्वारा ज्ञान होता है। जितना जो कुछ पहले से ज्ञान है उसको निरस्त करते हैं, तब हम ज्ञान करते हैं। किसी वस्तु का ज्ञान अपोह के द्वारा, अतद व्यावृत्ति के द्वारा होता है। अपोह की प्रक्रिया के ऊपर आधारित काव्यशास्त्र में एक अलंकार है जिसको अपहनुति अलंकार कहते हैं। अपहनुति अलंकार निषेध पर आधारित होता है। प्रकृतम यद निषिध्यान्यत साध्यते सा त्वपन्नुति। जो दिखाई दे रहा है उसको निगेट करके, उसको निरस्त करके, अन्य को स्थापित जहाँ किया जाता है, वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। पूरा का पूरा मालविकाग्निमित्रम ही एक अपहनुति है, क्योंकि जो स्थापित मान्यता है, स्थापित धारणा है, उसको नकार करके कालिदास कुछ और स्थापित कर रहे हैं। इसलिए पूरा का पूरा मालविकाग्निमित्रम एक अपहनुति है। मेटा डिस्कोर्स जो पूरा प्रबंध में महावाक्य बनता है, वह अपहनुति के द्वारा बनता है, और आद्यंत अपहनुति उसमें भिदी हुई भी है। ये बड़ी अद्भुत बात कालिदास करते हैं कि पूरे मालविकाग्निमित्रम की संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में नकार और नकार, ये नहीं, ये नहीं, यह संरचना में उसके पिरो दिया गया है। ऐसी अद्भुत कृति उन्होंने रची है कालिदास ने। जो मैंने कहा कि आरंभ के वाक्य जो जिसमें प्रस्तावना है, वह तो कालिदास की लिखी हुई है। सूत्रधार उस प्रस्तावना के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि कालिदास ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कहना। तो सूत्रधार कहता है कि नूतन कवि कालिदास की रचना मालिकाग्निमित्रम में प्रयोग करूंगा, ऐसा उसने कह दिया। तो पारिपार्श्विक कहता है कि मां तावत, नहीं नहीं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? रथित यशसाम भास सौमिल्य कवि पुत्रादि नाम प्रबंधेषु सत्सु कथम नूतनस्य कवे कृतौ बहुमान। वर्तमानस्य कवे का वर्तमान कवे कालिदासस्य क्रियायां कथम बहुमान। पारिपार्श्विक जो उसका पगलगीर है, जो सहायक है, पारिपार्श्विक आता है प्रस्तावना में, पूर्व रंग में भरत मुनि के विधान के अनुसार वह विधान तो पालन किया गया। तो प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कवि पुत्रादि नाम प्रबंधान अतिक्रम्य वर्तमान कवे कालिदासस्य क्रियायाम कथम बहुमाना है। भास सौमिल्य और कविपुत्र जैसे महान नाटककार, महान कवियों की रचनाएं हैं, उनके प्रबंधों को आप एक तरफ कर दिया, आपने उनको ताक पर रख दिया। और वर्तमान कवि जो आज का लड़का है, कोई युवा कवि है हमारे समय का, कालिदास, उसकी रचना में आप आदर दिखा रहे हैं। तो यह नकार तो हो गया। भास सौमिल्य कविपुत्र जैसे महान नाट्यकारों की रचनाओं का नकार करके, और कालिदास जैसे नए कवि की रचना का आपने प्रयोग करना चाहा। इस पर पारिपार्श्विक सवाल उठाता है, ये तो स्थापित जो परंपरा है उसके विरुद्ध है। भास के नाटक खेलो, सौमिल्य का नाटक करो, कविपुत्र का नाटक करो। भास के तो अब मिल गए, सौमिल्य और कविपुत्र की रचनाएं तो नहीं मिलती हैं, उनके नाम मिलते हैं। कालिदास ने ये सब पढ़ रखी थी अच्छी तरह। वो जानते थे कि ये नहीं अब हमको रहने देना है, इनको हटा देना है, हमको नकार कर दिया जाए इनका, हम ऐसी रचना प्रस्तुत करा देंगे। लेकिन अभी तो प्रस्तुत नहीं हुई है, इसलिए सवाल आता है कि कालिदास आज के इस कवि की रचना क्यों कर रहे हो? जो स्थापित चली आ रही हैं अच्छी रचनाएं, वो खेली जा रही हैं, अच्छी जनता पसंद करती है। स्वप्न वासवदत्तम करो, उरुभंग कर दो, कर्णभारम कर दो, पसंद करते हैं सब लोग। भास तो महान कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, महान नाट्यकार हैं। और सौमिल्य कविपुत्र की भी रचनाएं रही होंगी, उनको करो, उनको खेलो रंगमंच पर, ये क्यों खेल रहे हो? सूत्रधार कहता है अयि विवेक विश्रांतम अभिहितम, विवेक विश्रामम अभिहितम, यह भी पाठ मिलता है। विवेक विश्रांतम अभिहितम, ये ज्यादा
अच्छा पाठ है। विवेक को ताक पर रख कर के तुम बात कर रहे हो। अक्ल तुम्हारी घास चरने चली गई। ये कालिदास ने मुहावरा बनाया। उन्होंने जवाब में दिखा दिया कि हम भाषा के बाजीगरी हम भी कर सकते हैं। भास यदि बड़े बाजीगर हैं भाषा के, तो विवेक को ताक पर रख, विवेक को तुमने सुला दिया, विवेक को विश्राम देकर के बात कर दी तुमने। सूत्रधार कहता है देखो, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यय नेय बुद्धि। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यह तो बिल्कुल सदुक्ति की तरह बार बार उद्धृत होता है। हालांकि उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन जो कुछ पुराना है वही सब कुछ अच्छा नहीं होता। जो कुछ नया है वह सब कुछ बुरा नहीं हो जाता। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते। सज्जन लोग, सदसद विवेकिनी पंडा या बुद्धि जिनमें है, ऐसे पंडित लोग, सज्जन लोग, वे परीक्षा करके जो उनमें खरा है उसको स्वीकार करते हैं। वो जो मूढ़ हैं, वे वो चली आ रही परंपरा से लीक से चिपका रहता है। मूढ़ा पर प्रत्यय नेय बुद्धि। मूर्ख व्यक्ति जो उसको बता दिया गया उसको स्वीकार करके चलता है। उसको कह दिया गया कि भास सौमिल और कविपुत्र की रचनाएं अच्छी हैं, उनको करते रहो, नया क्या करना। उनकी बात उसने मान ली। ऐसे ही तुम हो, ऐसा व्यंग्य में कालिदास की शब्दावली में सूत्रधार ने प्रस्तावना में कह दिया। प्रस्तावना कविकृत प्रस्तावना है। यह दो तरह की प्रस्तावना होती है, एक सूत्रधारकृत होती है, कविकृत होती है। ऐसा भरत मुनि बताते हैं। सूत्रधारकृत प्रस्तावना तो पूर्व रंग में हो चुकी। अब जो कविकृत प्रस्तावना है वह नाट्य के आलेख का, नाटक का हिस्सा है। वह कवि के द्वारा ही लिखी जाती है, भले ही सूत्रधार के लिए वह उसको रच रहा हो। तो सूत्रधार के मुख से कालिदास ने पूरी स्थापित मान्यता को नकार एक तरह से दिया है, नकार दिया है। कैसे नकार दिया है यह समझना चाहिए कि सारी स्थापित मान्यताएं बदल जाएंगी जब आप मालविकाग्निमित्रम देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ, सही तो कर रहे हैं कालिदास। भास का स्वप्नवासो दत्तम हम देखते हैं तो चित्त बाग बाग हो जाता है। विश्व में ही ऐसी महान नाट्य रचना नहीं है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं किया जा सकता है। संस्कृत के भी सबसे बड़े नाटकों में से एक स्वप्नवासो दत्तम है। भास की प्रतिभा का प्रकर्ष है। सभी नाटक भास के ऐसे ही हैं। दुर्भाग्य से सौमिल्य और कविपुत्र के नाटक तो नहीं हम पढ़ सकते, वो तो नहीं उपलब्ध हैं। पर ऐसे ही महान नाट्यकार वो भी रहे होंगे। अब कालिदास के सामने कैसी बड़ी चुनौती है। इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, क्लासिक्स उनके हैं और स्थापित हैं शताब्दियों से। कालिदास के कम से कम 300-400 साल पहले भास हो चुके होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि इस पर बड़ा विवाद होता है, लेकिन मैं उनको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानता हूँ। कालिदास को मैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मानता हूँ। तो मेरी दृष्टि में, और उसके प्रमाण मैं देता रहा हूँ, अन्य लोग भी देते हैं, हम ही नहीं देते हैं। कालिदास के 400 साल पहले भास हो चुके। सौमिल और कविपुत्र भी उनके 100-200 साल पहले कदाचित हो चुके। यह तो मालिकाग्निमित्रम से ही साबित हो जाता है कि कालिदास फर्स्ट सेंचुरी बीसी के हैं। जब हम मालिकाग्निमित्रम पर चर्चा करेंगे तो इसको कैसे नकारोगे। जो इतिहास बता रहे हैं कालिदास अपने समय का, जैसे कि सामने देख रहे हो घटता हुआ, इसको कैसे नकार सकते हैं। तो वो तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो उनके पहले भास, सौमिल और कविपुत्र बड़े स्थापित रचनाकार, लेकिन उन्होंने जो किया उसको मैं उलट दूंगा। भास ने क्या किया, महान नाट्य रचना है, उसमें भास ने दिखाया कि अमर प्रेम की कहानी है। वासुदत्ता से एक बार जी लग गया है उदयन का, कारागार में प्रेम हुआ, उदयन को कारागार में डाल दिया महासेन ने, उज्जैनी के प्रतापी राजा ने। जहां बैठ करके मैं ये बोल रहा हूं वहां के लोग कहानी सुनाते रहे शताब्दियों तक। ऐसा भी कालिदास ने बताया कि मेघदूत में उन्होंने बताया कि प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजोत्र जहरे,
हेमं तालम ध्रुवमान बभूत अत्र तस्यैव राज्ञ। यहाँ पर उज्जैन शहर यह है, उज्जैन ही है यहाँ पर की जो भी टूरिस्ट आते हैं बाहर से, जो इसमें घूमने आते हैं, उनको यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं। यहाँ के लोगों को घुमाते हैं, यहाँ के लोग विदेशियों को घुमाते हुए सब बताते हैं कि यही जगह है जहाँ पर कि महाराज उदयन, जो वत्स देश के राजा थे, कौशाम्बी राजधानी जहाँ थी, वो लेकर के यहाँ की राजकुमारी को भागे थे। और यहाँ पर उनका सोने के ताड़, सुनहरे ताड़ वृक्षों का वन था। और यहाँ पर वो हाथी भागा था पागल होकर के, उसको उदयन ने वीणा बजा करके वश में कर लिया था। ये सारी कहानी, प्रसिद्ध कहानी इसी उज्जैनी में सुनाई जाती है, ऐसा कालिदास बताते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा उसको लेकर के, अमर प्रेम की कहानी कि कारागार में दोनों में प्रेम हुआ और माता पिता को बताए बिना वासोदत्ता अपने प्रेमी उदयन के साथ भाग गई और फिर जीवन भर साथ रहे, अमर प्रेम उन्होंने निभाया। वो अमर प्रेम के कारण उदयन ऐसे पगला गए वासोदत्ता के प्रेम में कि उनका राज्य आधा हड़प लिया। पड़ोसी राजा ने, उनको कोई परवाह नहीं, प्रेम में डूबे हुए हैं। तब वासवदत्ता को समझा बुझा करके मंत्री योगेंद्र नारायण ने राजी किया कि ये तो आपकी वजह से कुछ राजकाज पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आपको मुर्दा घोषित कर देते हैं। तब किसी तरह इनका चित्त दूसरी तरफ लगाते हैं, नहीं तो आपके कारण ये किसी किसी में मन ही नहीं इनका लगता है। वासवदत्ता भी राजी हो गई। सामान्य स्त्री के वेश में योगेंद्र नारायण के साथ वो चली और मगध की राजधानी में पहुंचे गए दोनों। एक दासी की तरह रही, हालांकि बड़ा मान सम्मान पद्मावती ने उनको किया। अवंतिका नाम से सामान्य स्त्री के वेश में वो रही। उदयन तो उनकी स्मृति में वैसे ही पगलाए रहे, लेकिन किसी तरह पद्मावती से विवाह कर दिया गया, जो कि अधिक सुंदर थी, अधिक आकर्षक थी, अधिक शीलवती थी, अधिक मधुर स्वभाव वाली थी। किसी तरह मना करके, समझा बुझा करके कि वासुदत्ता तो अब नहीं रही, लेकिन पद्मावती से विवाह कर लीजिए, भले ही आपके मन में कुछ भी प्रेम इसके लिए न हो, लेकिन राज्य के कल्याण के लिए कर लीजिए, क्योंकि मगध बड़ा शक्तिशाली राज्य है, उसकी सहायता मिल जाएगी तो शत्रु से आप जूझ सकेंगे। तो उदयन के भी मन में ये बात आ गई कि चलो ऐसा कर लेते हैं। वासवदत्ता को छोड़ करके तो कभी कोई स्त्री मन में आ ही नहीं सकती। उन्होंने तो कह भी दिया, कितना मार्मिक दृश्य है, क्या क्या दृश्य रचे भास ने। विदूषक पूछता है कि कौन सी रानी ज्यादा प्यारी है, ये बड़ी रानी जो कि रही नहीं है, और ये जो नई नवेली दूसरी रानी है, ये ज्यादा प्यारी है। उदयन कहते हैं कि मत पूछो मत पूछो, नहीं बता सकता हूँ। सुन रही हैं पद्मावती, छद्मवेश में अवंतिका के नाम से वासवदत्ता भी दूसरी तरफ उपस्थित है। ये दृश्य रचा भास ने। तीन लोकेल हो गए उसमें। एक जगह उदयन और विदूषक हैं, एक जगह पद्मावती और छद्मवेश में वासवदत्ता सुन रही हैं। विदूषक जोर दे करके पूछता है कि बता दीजिए, कोई नहीं सुन रहा है, एक रानी तो मर गई, दूसरी यहाँ पर है नहीं, किसको बुरा लगेगा, आप तो बता दीजिए। उदयन कहते हैं कि नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, तुम कह दोगे। वो जो सुन रही हैं वो कहते हैं कि कैसा मूर्ख है, इतना सब कह रहे हैं फिर भी नहीं समझ सकता। कोई अक्ल वाला होगा तो तुरंत समझ जाता कि क्या कहना चाहते हैं। उदयन तो कसम दे देता है, तब विदूषक तो कसम दे देता है, तब उदयन कहते हैं, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य, इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ पद्मावती का, सौंदर्य उसमें अधिक है, शील अधिक है, बहुत मधुर है, लेकिन मन तो लग गया, वासव दत्ता से अटक गया। वासव दत्ता बद्धम न तु तावन मनो में हरती। वासव दत्ता में जो अटक गया है मन, उसको नहीं खींच सकती है। दोनों रानियां सुन रही हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं। एक छद्मवेश में सामान्य स्त्री के वेश में रह रही है बड़ी रानी, जो कि जिसके बारे में सारी दुनिया को पता है कि वह तो मर चुकी, आग लगी उसमें जल के मर गई। उदयन को भी यही बताया गया, केवल योगेंद्रायण जानते हैं, और जो जल के मर गई ऐसी घोषित की गई है, वह रानी जानती है। विदूषक कदाचित जानता है, क्योंकि विदूषक तो सब जानता है फिर भी बनता रहता है, और कोई नहीं जानता, या रुमणवान जानता है जो दूसरा विश्वस्त मंत्री है।
ऐसा अमर प्रेम उदयन का वासुदेवता की याद में अभी भी स्वप्न में उसको देखते हैं तो स्वप्न दृश्य अद्भुत रच दिया उस पर। उस स्वप्न में वासुदेवता को पुकारते हैं, सचमुच की वासुदेवता जो छद्मवेश में रह रही वह भी आ रही है। ऐसा अद्भुत नाटक तो संसार के नाट्य साहित्य में सचमुच में नहीं है। अब कालिदास के सामने जो चुनौती है कि ऐसे अजर अमर प्रेम की कहानी जिसमें कि हम मुग्ध हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, रोना आने लगता है कि कैसा प्रेम है, प्रेम हो तो ऐसा हो। कालिदास कहते हैं कि नहीं, ऐसा प्रेम किताबों में होता है। हमारी दुनिया में देखो कि क्या हो रहा है। उलट देते हैं। बड़ी रानी को छोड़ करके उससे भी दूसरी रानी भी है, जो कि रानी है कि शिल्पकारिका है, रखेल है, कुछ पता नहीं। पर दोनों बड़ी दबंग हैं, दोनों का बड़ा वर्चस्व है। उनको छोड़ कर के और महाराज अग्निमित्र एक नई नवेली जो उदासी ही है उस पर अनुरक्त होते हैं। उसका चित्र देखते ही उनका तो मन आ जाता है। तो यथार्थ तो यह है कि पुरुष अधिक सुंदरी, अधिक अच्छे स्वभाव वाली कमसिन लड़की पर खिंचेगा। अजर अमर प्रेम की बातें किताबों में होंगी। यह कालिदास ने दिखा दिया, इसलिए सूत्रधार के मुख से कहलवा दिया कि ऐसा मत कहो। बहुत अच्छा था जो बहुत छुई मुई जैसे प्रेम का संसार रच दिया था भास ने। अजर अमर प्रेम बता करके वह भी टूटा बाद में, क्योंकि विशाखदत्त ने तो अभिसारिका वंचित कम लिखा कि पद्मावती को जो लेकर के जब आ जाते हैं उदयन तो फिर धीरे धीरे पद्मावती की तरफ भी खींचते हैं। बड़ा तनाव होता है दोनों में। इसको लेकर के विशाखदत्त ने बहुत ही अद्भुत अभिसारिका वंचितकम नाम से नाट्य रचना की थी, जो कि पूरी नहीं मिलती नहीं है, उद्धरण उसके कुछ मिलते हैं। यथार्थ तो यह नहीं हो सकता है, पुरुष का स्वभाव ही ऐसा है। भरत मुनि बताते हैं कि प्रच्छन्न कामित की जो भावना है वो हर पुरुष के बीच में, हर पुरुष के भीतर रहती ही है। कितनी ही सुंदरियां हो, खूब प्रेम उनसे किया हो, लेकिन छिपा कर के किसी और के लिए प्रेम हो जाए, यह पुरुष के भीतर रहती है। तीनों ही नाटकों में कालिदास ने फिर प्रच्छन्न कामित पर जो विचार भरत मुनि ने किया उसको सारे मनोवैज्ञानिक अभिप्रायों के साथ, तनावों के साथ, अंतर्द्वंदों के साथ नाट्य रचनाओं में साकार किया। तो यहाँ पर उलट दिया उन्होंने, नकार दिया, यह अपन्नति हो गई है। प्रकृत जो था पहले से जो मौजूद है उस सबको नकार करके मैं यह कह रहा हूं कि यह नहीं, असलियत और कुछ है कि पुरुष ऐसा होता नहीं है। उसका ऐसा अजर अमर प्रेम हुआ नहीं करता है। वो इतिहास में, आख्यान में, कहानियों में हुआ होगा, लोग उसको कहानी में याद करते हैं। यथार्थ में बताता हूँ, जो मेरे समय का इतिहास है मैं उसको बताता हूँ। ये जो अमर प्रेम की, त्याग और बलिदान की, कि अपने राज्य के कल्याण के लिए, पति के भले के लिए दासी बन करके रहना होगा तो रह लूंगी, अपनी ही सोच को लेकर के आ जाऊंगी, अपने ही पति का विवाह स्वयं होते हुए देखूंगी, और भीतर ही भीतर से बहुत ही दुखी भी हो रही है कि ये क्या हो रहा है, मेरी सोच आ रही है। यह सब बहुत अद्भुत दिखाया भास ने, वासुदेवता का जो अंतर्द्वंद है। लेकिन कालिदास तो अपने समय की यथार्थ चेतना से जुड़ कर के कहते हैं कि हम बताते हैं कि क्या होती है हकीकत। यह पूरे मालविकाग्निमित्रम में जो स्थापित संसार था पहले के साहित्य का, उसको नकार करके कालिदास नया सत्य स्थापित करते हैं। जब मालविकाग्निमित्रम खेल लिया गया रंगमंच पर, तो फिर सवाल नहीं हुआ कि कालिदास की रचना क्यों कर रहे हो। विक्रमोर्वशीयम जब खेला जाने लगा तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं करता, उसकी प्रस्तावना में ऐसा सवाल नहीं आता। तो ये अपन्नति को बहुत व्यापक फलक पर कालिदास ने, केवल बस साधर्म्य मूलक अलंकार नहीं रह गया कि चंद्रमा नहीं मुख है। यह तो उदाहरण देने के लिए अपन्नति का मम्मट आदि बताते हैं। वो अलंकारों को बहुत छोटा कर देते हैं, जानबूझ के छोटा करते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी, जो रणनीति उनकी है, ध्वनि सिद्धांत को स्थापित करने की ऐसी उनको चिंता थी कि अलंकारों को बहुत छोटा-छोटा करके साबित कर दो कि इनमें क्या है। तो प्रकृति का निषेध करके और
अन्य की स्थापना करते हैं तो प्रकृति पूरी दुनिया का निषेध करके अन्य दुनिया की स्थापना होगी, तब भी अपन्नति होगी। जो भोज कहते हैं कि केवल साधर्म्य मूलक होने पर ही अपन्नति नहीं होती, केवल उपमा उपमा मूलक अलंकार होने पर ही अपन्नति नहीं होती। बहुत बड़ी चीजों का नकार करके और अन्य का स्थापित किया जाएगा, अन्य को स्थापित किया जाएगा, तब भी अपन्नति हो जाएगी। लक्षण तो यही है। प्रकृत उपमान को नकार करके और अ, अ, अप्रकृत उपमेय की स्थापना की जाए, वहीं केवल अपन्नति हो, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी स्थापित मान्यताओं को नकार करके और अन्य की स्थापना की जाए, तब भी अपन्नति होगी। पूरा अपन्नति जो है वह एक प्रबंधालंकार होगा, बन जाएगा। पूरे प्रबंध में अपन्नति उसकी संरचना में भिदी होगी। यह कालिदास ने सारी दुनिया उलट-पुलट करके अपन्नति मूलक संरचना के द्वारा बता दिया। अपन्नति का एक अर्थ छिपाना या वंचना करना भी है। अपन्नति पर बड़ी चर्चा आचार्यों ने की है। मम्मट और साहित्य दर्पण में जो चर्चा है उसी पर नहीं टिके रहना चाहिए। जो अलंकारवादी आचार्य बताते हैं कि अपन्नति क्या है, तो अपन्नति तो वंचना भी होती है। और जो बौद्धालंकार शास्त्र लिखा गया, बौद्ध परंपरा में पाली में जो अलंकार शास्त्र लिखा गया, उसमें अपन्नति की जगह वंचना अलंकार है। तो उसमें कुछ दुराव छिपाव किया जाता है। अपन्नति का एक अर्थ वह भी है, तो कुछ छिपाया जाता है। भास ने भी यह प्रयोग किया है वैसे, कि उन्होंने छिपा लिया। पूरा प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो है वह एक तरह की वंचना है कि उसमें नायक और नायिका कहीं रंगमंच पर आते ही नहीं है। आद्यंत उनकी एंट्री ही नहीं होती, और फिर भी पूरे नाटक में हीरो और हीरोइन तो वही है, नायक और नायिका तो वही है। पूरा नाटक उन्हीं के लिए हो रहा है, लेकिन स्टेज रंगमंच पर कहीं नहीं है, प्रवेश ही उनका नहीं होता। सब कुछ उन्हीं के लिए, और हर वाक्य में नायक और नायिका की चर्चा कहीं न कहीं से आ जाती है। तो अपनी अनुपस्थिति में वे निरंतर उपस्थित बने रहते हैं। यह एक तरह की का दुराव, एक तरह का छिपाया गया नायक और नायिका। तो यह अपनोति जो छिपाना अर्थ होता है, वह भास ने भी करके दिखाया। कालिदास इसको करते हैं कि पहले अंक में मालविका कहीं आती ही नहीं है। उसी की चर्चा पहले अंक में होती है बराबर, उसी के लिए सारी घटनाएँ फिर घटती हैं, लेकिन प्रवेश उसका नहीं होता। अपनोति के इस अभिप्राय को कालिदास ने लिया। हमको लगता है कि बस मालविका अभी आ जाएगी, आने वाली है। जैसा कि प्रतिज्ञा युगंधरायण में हमको लगता है कि वासवदत्ता और उदयन अभी-अभी बस प्रवेश करने ही वाले हैं, लेकिन नहीं प्रवेश करते कहीं भी। आधुनिक रंगमंच पर उनको दिखा दें वो बात अलग है, लेकिन भास के स्क्रिप्ट में कहीं भी प्रवेश उनका होता नहीं है, दिखाया नहीं जाता। मालविका का विलंबित प्रवेश दूसरे अंक में जो होता है वह भी विलंबित प्रवेश होता है। पर्दे के पीछे वह रहती है। सारा सब कुछ मालविका के लिए होता है। अग्निमित्र तो अकुला रहे हैं, उसी की चर्चा चल रही है, कब देखने को मिलेगी? उसका चित्र देख लिया है, इसकी चर्चा पहले अंक में चलती है, इसकी चर्चा दूसरे अंक के शुरू में आती है, कि चित्र उन्होंने देख लिया है, जब से चित्र देखा है तब से उसी का ध्यान करते रहते हैं। ये सुंदरी कौन है, ऐसी अनुपम सुंदरी? उसमें सारी कला की चर्चा कालिदास ने की है उस चित्र के बहाने से, कि चित्र जिसने ऐसा सुंदर बनाया है, सचमुच में वह सुंदरी कैसी होगी? और उसको जब देखता है तो कहता है कि सचमुच में वह ऐसी सुंदरी है कि नहीं, ऐसा कहता है चित्र को देख करके। और जब सचमुच की मालिका को देखता है तो कहता है कि सोचता था कि ऐसी अनुपम सुंदरी सचमुच में होगी या नहीं, लेकिन अब देखा तो लगा कि उस कलाकार की समाधि शिथिल हो गई थी। संप्रति शिथिल समाधि मन्य येनेय माँ लिखिता, जिसने रंग भरे कूची उठा करके चित्र बनाया, उसकी समाधि ठीक से लग नहीं पाई, पूरा सौंदर्य नहीं उतार पाया। ऐसी अनुपम सुंदरी उसको देखता है। पहले अंक में ऐसी अनुपम सुंदरी मालविका कहीं आती नहीं, दूसरे अंक में भी इंतजार प्रतीक्षा उसकी चलती रहती कि कब आएगी, कब पर्दा खुलेगा। नेपथ्य ग्रह गतायाश चक्षुर दर्शन समुत्सुकम तस्याः संहर्तुम अधीरतया व्यवसितमेव में तिरस्करणी। तिरस्करणी है एक पर्दा, जिसको कदाचित दो पात्र पकड़ करके खड़े हुए हैं, उसके पीछे मालविका है, रंगमंच पर नहीं।
आ रही है और कब हटेंगे ये जीवनिका को लेकर के, इसको कब हटाया जाएगा जीवनिका को? अग्निमित्र अकुला रहा है। तो मेरी मेरी आँखें इसको देखने के लिए तरस रही हैं और मन होता है कि इसको जाकर के हटा दूँ, मैं खुद ही पर्दा दिख जाए इसके पीछे जो मालिका है। ये जो छिपाव चल रहा है, अपन्नति हो रही है, यह नाटक इस पर चलता है और फिर तो मालिका जब पता चलता है कि राजा तो उससे छिप कर के मिल रहे हैं, तो धारिणी जो बड़ी रानी है उसको कारागार में डाल देती है। कोई उससे मिल नहीं सकता, ऐसा छिपा कर के उसको रखती है और महारानी का ऐसा कड़ा पहरा है, जैसे खजाना छिपा करके रखा गया और उसकी रखवाली नागिन कोई करती है, ऐसी उपमा विदूषक देता है। ये बड़े गूढ़ अभिप्राय हैं क्योंकि वो नाग मुद्रा वाली अंगूठी लेकर के जाता है, छुड़ा करके ले आता है। तो नाटक में छिपे हुए पात्र हैं, मालिका छिपा-छिपा करके बहुत रखी जा रही है। पहले अंक में छिपी हुई थी, कालिदास ने ही छिपा दिया था उसको। बड़ी मुश्किल से दूसरे अंक में मंच पर आई, अपना नृत्य उसने दिखाया, फिर उसको छिपा करके रख दिया गया और फिर उसको कारागार में ही डाल दिया गया। बहुत सारे महत्वपूर्ण पात्र इसमें छिपाए जा रहे हैं, उनको निषेध किया जा रहा है कि ये नहीं आएँगे। ये जो अपन्नति के अभिप्राय हैं, ये चलते हैं नाटक में आद्यंत और उसमें सेनापति पुष्यमित्र एक ऐसे पात्र हैं जिनके पीछे सारा इतिहास, सारा युग खड़ा हुआ है। वो कहीं आते ही नहीं हैं और बहुत सारी घटनाएँ तो उनके कारण मार्गाग्निमित्रम में घट रही हैं। ये केवल प्रेम कथा तो है नहीं, पूरे इतिहास की उलट-पुलट की कथा है। इसमें दिग्विजय है पुष्यमित्र की, उस पर समय नहीं है, उस पर चर्चा मैं करूँगा। कालिदास तो सारा इतिहास बदलते हुए देख रहे हैं, इस नाटक में जो भी घटनाएँ बता रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। तो एक पुष्यमित्र इसमें ऐसे ही एक पात्र हैं। कवलम नारायण पणिक्कर ने जो प्रयोग किया मालिकाग्निमित्रम में, उसमें तो उन्होंने एक ऐसा पात्र खड़ा कर दिया है, जो कल्पना ही नहीं हम कर सकते कि यह भी पात्र है। कालिदास ने तो उसको ऐसा छिपा कर के रखा है, वह तो वहाँ नहीं आता। पर कवलम नारायण पणिक्कर उसको ढूँढ कर के ले आते हैं। वो कहते हैं कि इसमें एक अशोक का पेड़ है। वो कहते हैं कि सारा नाटक तो इसी पर टिका हुआ है। अशोक का पेड़ यदि फूल जाएगा तो मालविका के अग्निमित्र के सारे मनोरथ पूरे हो जाएँगे, ये मिल जाएँगे। धारिणी ने कह दिया कि इरावती के पैर में चोट है, वह अशोक के पेड़ में जो उसको पादाघात करना था उसके लिए जा नहीं सकती। तो मालविका यदि चली जाए, पादाघात करे और अशोक का पेड़ फूल जाएगा, फूल उठेगा, तो मैं मालविका जो चाहती है, वह कर दूँगी। ऐसा धारिणी कह गईं। अब अशोक का पेड़ कहीं है, कालिदास ने तो रंगमंच पर दिखाया नहीं लेकिन पणिक्कर ने उसको दिखाया। सूखा हुआ अशोक, केवल डालियाँ-डालियाँ। प्रजा के मनोरथ सूखे हुए हैं क्योंकि राजा तो रंगरेलियों में लगे हुए हैं और प्रजाएँ क्या चाहती हैं, यह नहीं ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बड़े अभिप्रायों से इसको जोड़ दिया। पणिक्कर की कल्पना है, लेकिन अशोक उसमें छिपा करके तो रखा ही गया है। यह तो सत्य है। अशोक का पेड़, वह भी एक पात्र बन करके आ जाता है यहाँ पर जो कि छिपा हुआ था। मालिका के पादाघात से वह फूल उठता है, सबके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अग्निमित्र के, मालविका के, प्रजाओं के, क्योंकि जो युग बदल रहा था, उसमें फिर प्रजाओं की आकांक्षाएँ पूरी होती हैं, यह भी तो कालिदास दिखाते हैं। तो ये जो नकार से आरंभ हुआ, इसमें नकार-नकार आद्यंत चलता है। सारे वाक्य कहना कठिन है, सारे वाक्यों के उदाहरण देना संभव नहीं है। प्रस्तावना में जो नकार आया कि नहीं ऐसा मत कहो, विवेक को ताक पर रख कर के ऐसा मत कहो, क्योंकि जो कुछ पुराना है वही अच्छा नहीं होता। ये नकार यहाँ आया, ये नकार आद्यंत चलता है इसमें। यहाँ तक कि जो भरतवाक्य है उसमें भी ना ना आ गया है। यद्यपि वह दोहरा नकार है, दोहरा नकार तो सकार हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके नकार वहाँ भी लेकर के कालिदास आते हैं और बहुत साभिप्राय वह वाक्य है। आशास्यमीति विगमप्रभृति प्रजानां सम्पत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे।
यह सब हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन ये जो आकांक्षाएँ प्रजाओं की हैं, अग्निमित्र यदि रक्षक है प्रजा का, तो ये आकांक्षाएँ प्रजाओं की पूरी नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह सब लोग जो सोच रहे थे कि अग्निमित्र क्या करेगा प्रजा की आकांक्षाएँ पूरी, अग्निमित्र उठ कर के खड़ा होकर के कहता है कि ये जो प्रजा की आकांक्षाएँ इति विगम आदि की, उनकी जो इति भीति आदि से प्रजा दुखारी रहती है, ये प्रजा के दुःख दूर हो जाएँ, यह जो उनकी आकांक्षाएँ हैं, ये पूरी नहीं होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब मैं हूँ। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि अग्निमित्र निकम्मा है, वो क्या करेगा? उस सारी स्थापित मान्यता को फिर चुनौती देता हुआ अग्निमित्र को कालिदास उसको खड़ा कर देते हैं। वो भी अपन्नति करते हुए ही कहता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा, ऐसा नहीं होगा। यह कालिदास इसके बीच-बीच के कई वाक्य यदि हम देखते हैं तो कालिदास जानबूझ करके उसकी पूरी संरचना में अपन्नति पिरो रहे हैं। कुछ दोहराव, कुछ छिपाव, कुछ नकारा जा रहा है। धारिणी नकार रही है, इरावती लड़ रही है, जो रखेल है या शिल्पकारिका है या दूसरी रानी है, दोनों तरह से व्याख्याएँ की गई हैं। टीकाकार एक कहते हैं कि वह शिल्पकारिका है, जो नाचने-गाने वाली राजा की पसंद आ जाती है, उसको फिर वे रखेल बना लेते हैं, उसको शिल्पकारिका कहते हैं। हंसपदिका भी शाकुंतल में एक शिल्पकारिका ही है, ऐसा कुछ टीकाकार मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दूसरी रानी है, रानी तो हो ही गई, वह जो है तो ये इरावती बार-बार नकारती है और अग्निमित्र उसको फिर नकारते हैं। धारिणी जो कुछ कहती है, उसको अग्निमित्र बार-बार नकारते हैं कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझिए। इरावती को समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, नहीं, ऐसा मत समझिए। तो ये नकार, नकार बार-बार नकार की शब्दावली आती है। कालिदास जानबूझ करके मुस्काते हैं और बार-बार नकारते हैं। जो कुछ स्थापित है उसको न नकारते हैं और बहुत सारे पात्र जिनको कि जानते नहीं, वो छिपे हुए हैं वे। हम सोचते रह जाते हैं कि क्या थे और क्या निकले। मालविका तो राजकुमारी निकली, एक परिव्राजिका है। वह भी विदर्भ के राजा के मंत्री की पत्नी थी। उस पर कैसी विपत्ति आई, कैसे वह रह रही है सन्यासिनी के वेश में। इन सब के रहस्य खुलते हैं, बड़े इतिहास के ताने-बाने जो इसमें उलझे हुए हैं, वे सुलझते हैं। तो ये पूरा जो नाटक है, वो कुछ इस तरह से चलता है। कालिदास ने एक ऐसी नाट्य रचना कर दी, जो इसके पहले किसी ने नहीं की थी। यह सिर्फ प्रेम कथा भी नहीं रह गई। इसमें इतिहास पिरो दिया गया, सारी स्थापित मान्यताएँ पिरो दी गईं। इसमें युग की धड़कनें भी फिर आ गईं। यह मालिकाग्निमित्र में ऐसा कुछ किया, लेकिन इसको फिर पूरा बार-बार पढ़ के समझने की ज़रूरत है कि कालिदास अपनी पहली रचना में कर क्या रहे हैं। तो अपरिपक्व रचना नहीं है, ये बड़ी प्रतिभा की रचना आ गई। यह ठीक है कि विक्रमोर्वशीयम में वे और ऊपर उड़ान भरते हैं। मालिकाग्निमित्रम पे उन्होंने कहा कि हम धरती पर क्या हो रहा है, पहले उसको देखो। ये ज़मीन, इस पर क्या हो रहा है? फिर ठीक है, उस ज़मीन पर रेंगता है कोई विमान तब टेक ऑफ करता है और ऊपर उड़ता है। कालिदास की कल्पना फिर विक्रमोर्वशीयम में धरती से ऊपर उठती है और उस विमान से नीचे की धरती को भी देखती है और शाकुंतल में और ऊपर तक जाती है, वह तो ठीक है। पर ये धरती है तब तो यह सब होता है। तो मालिकाग्निमित्रम में जो धरती रची है, वह यथार्थ की धरती कालिदास ने रची। उसमें अपन्नति की संरचनाएँ उन्होंने पिरो दी हैं। उन पर इस तरह से ध्यान कदाचित देते हुए मालिकाग्निमित्रम का पुनः पाठ करने की चेष्टा नहीं की गई। मैंने उस पर किंचित मति प्रवेश करने का प्रयास किया। यह वक्तव्य मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कालिदास पर कोई भी चर्चा मुकम्मल और पूरी नहीं हो सकती है। बहुत कुछ छूट तो जाता ही है। तो जो छूटा है उसको फिर कभी पकड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, यदि वह अधूरी है तो उसको ध्यान से सुनना होगा। जो छूट गया है वह ध्यान में आता जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।